हेलो दोस्तों, मैं शनि शर्मा आ गया हूँ आरसीसी के सीरीज का एक लेक्चर लेकर के। इस लेक्चर का मैं कोई नंबरिंग नहीं करूंगा कि कौन सा नंबर लेक्चर है और किससे है, डब्ल्यूएसएम है, किससे है कि एलएसएम से है। इसमें मैं बात करूंगा कोडल प्रोविजन की या कुछ कोड के रिकमेंडेशन की, जिसकी जरूरत बार बार पड़ती है आपको कोई भी आरसीसी का मेंबर डिजाइन करते समय। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस चीज में ध्यान रखिएगा कि ये एलएसएम में भी जरूरी है, डब्ल्यूएसएम में भी जरूरी है। ये वो चीजें हैं जिनका ध्यान रख के ही आप कोई डिजाइन करते हैं। और एक चीज मैं आपको समझा दूं कि देखिए, कोई भी अभी तक कोई ऐसा चैनल बंधु है नहीं जो पूरा पॉलिटेक्निक को आपको सिलेबस को लेके इस तरीके से अप्रोच कर रहा हो। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप जितना ज्यादा चैनल को सपोर्ट करेंगे तो जो आपको देखते हैं अक्सर हर चीज का मटेरियल मार्केट में उपलब्ध है, अलग अलग तरह के मटेरियल चीजों के उपलब्ध है मार्केट में। कॉम्पिटेटिव तो इंजीनियरिंग का भी अवेलेबल है, लेकिन जो पॉलिटेक्निक लेवल पर चीजों को अरेंज करके आप तक पहुंचाने का काम है, अगर कोई एक चैनल कर रहा है तो अगर आप चाहते हैं कि कई सारे और लोग उसमें आए, कई सारी चीजें उसमें जुड़ती जाएं, जैसे कई अगर मैं आज शुरू कर रहा हूं एक चैनल, तो हो सकता है कल और लोग इसी फील्ड में आते हैं और वो भी स्टार्ट करते हैं। इससे क्या, कई लोगों के आने से ये फायदा होगा कि एक कॉम्पिटेटिव नेचर बनेगा लोगों का, और फिर आप तक और अच्छे मटेरियल पहुंच पाएंगे। केवल आप तक नहीं, आप जिस स्कोप से जुड़ आज आप कर रहे हैं, कल को आपको क्या लगता है कि आपका कॉलेज खत्म होने के बाद ये चीजें खत्म हो जाएंगी? कई ऐसी जानकारियां रिलेटेड होती हैं या इंफॉर्मेशन अपडेट होते रहते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि चैनल कोई भी कंटिन्यू बना रहे और आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, चाहे कॉलेज में कॉलेज से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको सुझाव चाहिए, चाहे जॉब की प्लेसमेंट के बारे में जानकारी लेनी है, तो इन सब से लिए जरूरी है कि ये चैनल आप एक इस चैनल को सपोर्ट करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करेंगे तो ऐसे कईयों चैनल फिर मार्केट में आना शुरू होंगे। इससे आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कोई ना कोई तो जवाब देगा आपके सवाल का। चलिए, मेरे चैनल पे आपको जवाब नहीं मिला, लेकिन ऐसे अगर कोई चैनल नहीं रहेगा, और जानते हैं चैनल वही बनते हैं ज्यादातर जिस पर ट्रेंड बढ़ता जाता है, तो आपका ये जिम्मेदारी है कि आप एक मार्केट क्रिएट करें ऑनलाइन यूट्यूब पर, कि आप अपना सब्जेक्ट डालें। तो कॉम्पिटेटिव तो जनरल अवेलेबल है, लेकिन पॉलिटेक्निक के भी लेवल पर चीजों को उभारा जा सके। अब सिविल इंजीनियरिंग आपने सर्च किया, आपको गेट के लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको ईएससी के, मैं कितना कंट्रोल्ड वे में आपको पढ़ा रहा हूं कि जितनी जरूरत है पॉलिटेक्निक को उसको स्पेसिफाइड वे में लेके चल रहा हूं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस चैनल को अपने तक जैसा इन्वायरमेंट आप चाहते हैं, आपको एक मार्केट चाहिए, मैं वो देने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। तो आप एक जिम्मेदारी लीजिए कि उस मार्केट को बढ़ाइए, ताकि और भी चीजें आपको मिलने लगे, मुझसे नहीं, किसी और से, किसी और चैनल से। इसके लिए आपकी जिम्मेदारी है कि इस चैनल को आप आगे ले जाइए। ठीक है, और मेरे प्रयास को भी थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, कोडल प्रोविजन। देखिए, कोई भी आरसीसी का मेंबर आप डिजाइन करते हो, ठीक है, मैं सबकी बात नहीं, यहाँ पे कोडल प्रोविजन बहुत सारे हैं, लेकिन मैं केवल उतने ही की बात करूंगा जिसकी जरूरत आपको आपके एग्जाम में पड़ने वाली है। कुछ हद तक जूनियर इंजीनियर्स के एग्जाम में भी ये कोडल प्रोविजन काम आने वाले हैं। अब देखिए, एक चीज आती है इफेक्टिव स्पैन। ठीक है ना, इफेक्टिव स्पैन क्या होता है? अब देखिए, सबके बारे में मैं, चाहे अब इफेक्टिव स्पैन बोला ना, तो मैं जिन जिन मेंबर आरसीसी के जितने मेंबर बन सकते हैं, लाइक सिंगली बीम है, चाहे एसएसबी या फिर फिक्स या कैसा भी मेंबर है, सबके बारे में यहीं पर बात कर लूंगा, और उतने ही मेंबर की बात करूंगा जिसकी जरूरत आपको है। आपको ज्यादातर इफेक्टिव स्पैन में जरूरत पड़ती है किसकी? सिंपली सपोर्टेड बीम की, कैंटिलीवर बीम की। फिक्स बीम वगैरह के डिजाइन आप में नहीं आते हैं। ठीक है ना, तो आप इफेक्टिव स्पैन की जब बात करते हैं तो इफेक्टिव स्पैन वो लंबाई होती है कि जब आप कोई इस तरीके से बीम, आप समझते रहिए चीजों को, मैं सबको समझाता रहूंगा। ये सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है, इसका मान लीजिए वॉल या कॉलम कुछ भी हो सकता है, मैसोनरी का सपोर्ट है। और इस पर जब आप लोड लगाएंगे, इस पर जब इस पर लोड पड़ेगा ऊपर से, तो ये यहां से नहीं मुड़ेगा, ये पूरा यहां से ऐसे मुड़ना स्टार्ट करेगा। देखिए कहां से, ये बीच का, इस सेंटर से बीम मुड़ेगी और इस सेंटर से। तो वो लंबाई बीम की जो मुड़ती है, जैसे कॉलम में भी वो लंबाई होती है जो मुड़ती है, उसको इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। तो बीम में भी इफेक्टिव लेंथ जो होता है, एल इफेक्टिव, वो लंबाई होती है जो मुड़ती है। और क्लियर स्पैन क्या होता है? वो जो सपोर्ट से सपोर्ट अंदर तक की जो लंबाई होती है, सपोर्ट से सपोर्ट तक के अंदर तक की दूरी, वो क्लियर स्पैन होती है। तो कैपिटल एल आपका क्या होता है? इसमें क्लियर स्पैन होता है। ठीक है, और इसी तरीके से एल इफेक्टिव जो होता है वो क्लियर स्पैन, प्लस ये अगर बी चौड़ाई हो तो ये b/2 प्लस b/2 करेंगे, तो देखिए आधा इधर b/2 ले लिया, आधा इधर ले लिया, यानी एल इफेक्टिव जो हुआ वो कितना हुआ? l प्लस बी।
लेकिन अगर चढ़ाव न दिया गया हो, लाइक कितना दूरी पे चढ़ाव किया गया है न दिया गया हो, हमेशा ध्यान रखिएगा दीवार की चौड़ाई पूरा लिखना उचित नहीं है, कई बार कंफ्यूजन करता है। जैसे अगर दीवार की चौड़ाई मान लीजिए यहां तक है, ठीक है, इतनी चौड़ी दीवार है, इधर भी इतनी चौड़ी दीवार है, तो दीवार की चौड़ाई से मतलब नहीं है, क्योंकि चौड़ाई लेंगे तो फिर ये पूरा लेना पड़ेगा। आपको केवल जितना बीम रखा गया है जितनी दूरी पर, उसी के आधे तक लेना है, ना कि दीवार की चौड़ाई के आधे से ले लेना है। तो दीवार तो हो सकता है ज्यादा चौड़ी हो, लेकिन जितना चढ़ाव आपका है उसका आधा लेना है। और अगर ना दिया गया हो तो फिर एल इफेक्टिव की वैल्यू जो लेते हैं वो क्लियर स्पैन प्लस डी, वेयर डी इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, यानी एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल प्लस डी, वेयर डी इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। अगर दोनों दिए गए हों तो हमेशा देखिए इफेक्टिव लेंथ के अगर कई सारे तरीके हैं निकालने के, तो हमेशा जिससे मिनिमम आएगा वो लिया जाता है, ठीक है ना। तो मिनिमम ऑफ देम, ठीक है, मिनिमम और लीस्ट ऑफ देम, मिनिमम ऑफ दीज, ठीक है ना, इन दोनों में से जो कम हो उसको आपको इफेक्टिव लेंथ के रूप में लेना है। किसके केस में? ये सिंपली सपोर्टेड स्लैब हो या फिर बीम हो, दोनों में ही लागू होगा। ये नियम किस में लागू होगा? सिंपली सपोर्टेड स्लैब हो या सिंपली सपोर्टेड बीम हो, दोनों में ही ये नियम लागू होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर सिंपली सपोर्टेड की जगह कैंटिलीवर हो तब क्या होगा? कैंटिलीवर हो तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। कैंटिलीवर के केस में इसका यहां से यहां तक अगर आप ध्यान दें तो ये आपका ये होता है क्लियर स्पैन L, और यहां पर इसकी इफेक्टिव डेप्थ होती है D, और D कहां तक होती है? ऊपर में। यहाँ टेंशन, यहाँ छड़ें कहां लगी रहती हैं? ऊपर लगी रहती हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो छड़ें ऊपर लगी रहती हैं ऐसे इस टाइप से, उस तक की गहराई D होती है। तो यहाँ पर इसी तरीके से L इफेक्टिव क्या हो जाएगा इस केस में? तो L प्लस D बाई 2 लिया जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कैंटिलीवर के केस में कितना लिया जाएगा? L प्लस D बाई 2 लिया जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं कि इसका इफेक्टिव लेंथ कहां से लिया जाएगा? तो L प्लस D बाई 2 तक लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इफेक्टिव स्पैन की कहानी। इफेक्टिव स्पैन और भी केसेस में हो सकते हैं, लाइक अगर इनकी जगह पर अगर आप फिक्स बीम या ऐसा कुछ कंटिन्यूअस बीम करते हैं, तो कंटिन्यूअस बीम में इफेक्टिव स्पैन अलग अलग स्पैन पर, इंटरमीडिएट स्पैन है, एंड स्पैन है, सब पर अलग अलग होता है, लेकिन उसकी डिजाइन आपको जरूरत नहीं है समझने की, बस इन दोनों को याद रखिए, ठीक है ना। जब भी लीजिए तो इतना लीजिए। अब दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं, क्या चीज? दूसरी चीज हम लोग की कवर। कवर की कहानी अगर हम लोग समझना शुरू करें, देखिए अगर कोई बीम इस तरीके से है, बीम इस तरीके से, इसका क्रॉस सेक्शन में बना रहा हूं, ठीक है। क्रॉस सेक्शन में अगर एक एंकर बार मैं यहां पे लगा दिया, ठीक है ना, और यहां पर छड़ें लगा दिया, ठीक है, मेन बार के चारों तरफ इस टाइप से स्टीरअप्स होंगे, ऐसे लिपटे हुए स्टीरअप्स होंगे, ऐसे। ऐसे स्टीरअप्स आपके लगे होंगे, ऐसे एक छड़ जो रिंग बनी होगी। क्यों रिंग बनी होती है बता चुके हैं उसके बारे में ना, ये रिंग क्यों बनी रहती है उसके बारे में मैंने आपको बताया है, बिल्कुल बताया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये रिंग शियर के लिए होती है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो क्लियर कवर, जो इफेक्टिव कवर होता है बीम का, वो मेन बार के सेंटर से, ध्यान दीजिएगा, मेन बार के सेंटर से ऊपर, सेंटर से यहाँ बॉटम तक की जो दूरी होती है, इसको कहते हैं हम लोग इफेक्टिव कवर, ठीक है ना, इफेक्टिव कवर। लेकिन कोड इफेक्टिव तो चलिए सेंटर तक है, लेकिन क्लियर कवर किसको कहते हैं? तो क्लियर कवर मतलब जो स्टीरअप का, मतलब स्टीरअप नहीं रहता तो अलग की बात थी, अगर है तो उसके मतलब जो नीचे सबसे, अब मेन बार ही रहती तो मेन बार के नीचे से, स्टीरअप है तो स्टीरअप के सबसे नीचे से जो यहां तक की दूरी है ना, ये दूरी हमेशा ध्यान रखिएगा, ये दूरी जो सबसे निचली छड़ के नीचे कंक्रीट तक की दूरी है, इसको हम लोग कहते हैं क्लियर कवर, क्लियर कवर, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं नॉमिनल कवर। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसी को क्या कहते हैं? नॉमिनल कवर। अगर ये बीम की जगह स्लैब होता तो क्या स्लैब में स्टीरअप होती है? स्लैब मतलब जो छत वगैरह डाली जाती है उसमें तो छड़ें लंबाई में ऐसे बिछती हैं, तो उसमें स्टीरअप नहीं होता, तब उसका जो मेन बार होता है उसी के नीचे तक की जो मोटाई होती है वो क्लियर कवर। तो क्लियर कवर के लिए कोड ने क्या बोला कि क्लियर कवर कितना होना चाहिए? इफेक्टिव कवर के बारे में कोड ने नहीं बोला है,
क्योंकि इफेक्टिव कवर तो आप छड़ों की पोजीशन चेंज करेंगे या 2 छड़ लगा देंगे तो बदल जाएगी, लेकिन जैसे मान लीजिए इसी में अगर 2 छड़ें लगी होती, ठीक है ना, मैं अभी इसको समझा देता हूं, पहले इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बीम है, बीम में अगर छड़ें मेन बार ऐसे लगी होती या स्लैब में ऐसे लगी होती, तो इस निचली छड़ से नीचे तक की दूरी जो होती वो क्लियर कवर कही जाती। तो हमेशा नॉमिनल कवर या क्लियर कवर के बारे में कोड बोलता है, वो इफेक्टिव कवर नहीं बोलता है। तो कोड जो भी बोलेगा वो क्लियर कवर को बोलेगा। तो जब आप मानेंगे डिजाइन करते समय तो आप तो क्लियर कवर से ज्यादा मानेंगे ना, क्योंकि देखिए क्लियर कवर प्लस क्लियर कवर से थोड़ा ऊपर जाएंगे, क्लियर कवर तो यही नीचे तक है, इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आप पहुंचेंगे मेन बार के नीचे, फिर पहुंचेंगे मेन बार के सेंटर पे। तो एक चीज जान लीजिए, मेन बार के सेंटर से ये बॉटम तक की दूरी जुड़ेगी तब तो निकलेगा ये आपका इफेक्टिव कवर। तो हमेशा जान लीजिए कि जो इफेक्टिव कवर होता है, इफेक्टिव कवर इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्लियर कवर। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इफेक्टिव कवर हमेशा ज्यादा होता है क्लियर कवर से। अब कितना होता है तो चलिए फटाफट देख लेते हैं, कितना होता है फटाफट देख लेते हैं, आइए। इफेक्टिव कवर हमेशा, क्लियर कवर हमेशा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम है आपकी, उसमें कवर कितना लेना है, तो हमेशा 2 तरह के कवर होते हैं। जैसे आपकी बीम मान लीजिए ये है, सपोज करिए यही बीम है, आप बीम को मान लीजिए मैं ऐसे बढ़ा देता हूं, ठीक है, ऐसे बीम को मैंने बढ़ा दिया यहां से ऐसे, ठीक है, ये बीम को मैंने बढ़ा दिया। अब एक चीज बताइए, जब बीम होगी तो इसमें ऐसे ये छड़ें इधर की तरफ निकली होंगी कि नहीं होंगी, ऐसे ये मेन बार्स गई होंगी ना, इसमें ये मेन बार्स ऐसे गई होंगी, फिर जो दूसरी वाली होगी वो यहां से गई होगी ऐसे, ऐसे छड़ें गई होंगी ना, इसमें 4 छड़ें ऐसे लाइन से गई होंगी पूरी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, बीम में एक कवर ये साइड कवर होता है, ये साइड कवर, एक होता है ऐसे बॉटम और टॉप कवर, बॉटम और टॉप कवर और साइड कवर होता है, ठीक है। और एक होता है, देखिए नहीं समझे, चारों तरफ का कवर एक होता है, और एक होता है बीम में ऐसे, मान लीजिए बीम है, छड़ें ऐसे लगी हैं ऐसे इसमें, तो ये इंड कवर लंबाई की दिशा में, देखिए इसको इसमें नहीं दिखा सकते हम लोग, ये इंड कवर कहलाता है। इस कवर को हम लोग कहते हैं इंड कवर, इंड कवर। और ये जो नीचे है इसको बॉटम, और चारों तरफ को ऐसे बॉटम कवर कहेंगे, ठीक है। इंड कवर मतलब ये बीम ऐसे लंबी है तो उसके इधर वाला किनारा इधर और एक चारों तरफ का किनारा, तो बॉटम और साइड हो गए, और ये इंड कवर। तो इंड कवर ना कम से कम देखिए, कवर हमेशा कम से कम में दिखाया जाता है, 25 और 25 mm। क्या लिखा हमने, 25 और 25 mm। और जो भी ज्यादा हो, मतलब विच एवर इज ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब क्यों, अगर 25 ज्यादा है तो 25 मतलब 5 मतलब मेन बार का डाया, अगर ये मान लीजिए डाया जो है वो 16 mm का है, ठीक है, मेन बार कितने mm की लगी है, 16 mm की, तो 16 दूना 32 mm, या तो ये 32 mm होगा या फिर 25 mm होगा, लेकिन तब कौन सा कम से कम होगा, तो देखिए ग्रेटर वन, यानी 32 mm वाला लिया जाएगा, ठीक है। तो इंड कवर के केस में सिंपली सपोर्टेड बीम हो या फिर स्लैब हो, दोनों के केस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि यही लागू होगा आपका। इंड कवर के केस में आपका 25, स्लैब में तो खैर कवर की कोई बात ही नहीं होती है, तो यहाँ इंड कवर बीम के केस में यह बात याद रखिए, 25 और 25 mm, ठीक है। दूसरा चीज आपका होता है साइड और बॉटम, तो साइड और बॉटम इन दोनों के लिए क्या लागू होगा, तो इसमें 5 और 25 mm, 5 और 25 mm, मतलब 5 अगर 16 mm था और ये 25 mm था, तो जो कवर होगा वो कम से कम कितना होगा, 25 mm, मतलब ग्रेटर वन। इस केस में 25 और 25, और साइड बॉटम के केस में 25 और 5। कह रहे होंगे सर इतना सारा कैसे याद होगा, तो बंधु कोड बोला है याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक या कुछ नहीं है, आपको ये याद करना पड़ेगा, सुनते जाइए धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए। यूज कम का करना है ना, बहुत कम चीजों का यूज करना है। तो आपको कवर समझ में आया इसमें, और कवर के केस में चीजें जान लीजिए। ये तो बीम है, अगर कोई कॉलम होता है, अच्छा देखिए बीम का समझ में आ गया। स्लैब पहले देख लीजिए, स्लैब में क्या होता है, स्लैब में जो बॉटम कवर होता है वो ये बीम के लिए है, ये बीम हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से स्लैब की अगर हम बात करें, स्लैब में बॉटम कवर
बॉटम, तो कितना हो जाएगा, तो वो होता है 5 या फिर 20 mm। देखिए कोड चेंज हो रहा है, कहीं कहीं 15 mm आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, लेकिन आज का कोड कहता है कम से कम 5 या 20 mm, दोनों में जो ज्यादा हो, हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों में जो ज्यादा हो, 5 या फिर 20 mm में जो ज्यादा हो वो लिया जाएगा। 5 होगा तो 5, 20 mm होगा तो 20 mm। क्लियर है चीजें कि ये आपको समझ में आ रही चीजें। तो आपने देखा कि जो कवर होता है वो बीम में कैसे कहां पे रखा जाता है और स्लैब में कितना कहां पे रखा जाता है। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। आप कॉलम में भी देख लीजिए लगे हाथ ही कवर कितना रखा जाता है बीम में। अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो चलिए कॉलम में देख लेते हैं आप जरा फटाफट। ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हल्के में आप लेंगे, सोचेंगे न्यूमेरिकल ना, इन चीजों को नहीं ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कॉलम में, कॉलम मान लीजिए इस तरीके से आपका है, ऐसे, ये टॉप व्यू में बता रहा हूँ कॉलम का प्लान। कॉलम में ऐसे मान लीजिए मेन बार लगी हुई है, ठीक है, मेन बार, तो इस पर भी लेटरल टाइज लगे होते हैं, अभी कॉलम पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा मैं, टाइज लगे होते हैं। और कॉलम का जो क्लियर कवर होता है ना, ये वाला हिस्सा, बाहर से बाहर देखिए जो बीच में छड़ों के घेरे और बाहरी बीच में बचा है, इसको कहते हैं हम लोग साइड कवर। साइड कवर, साइड कवर कॉलम में कितना होता है, तो होता है क्लियर वाला, जितना भी कवर है सब क्लियर कवर, इफेक्टिव नहीं है, तो 40 mm से कम नहीं होना चाहिए, 40 mm से। लेकिन अगर स्मॉल कॉलम हो, स्मॉल कॉलम मतलब छोटा सा कोई कॉलम है, बहुत कम नहीं, आप इसको लिख देंगे स्मॉल का मतलब अप टू 200 mm, ठीक है ना, इसका जो साइज हो वो 200 mm तक ही हो, तो उस केस में कवर इसका 25 mm तक भी लिया जा सकता है। ये है एक नॉर्मल बड़ा कॉलम। और अगर स्मॉल कॉलम हो तो इसका, जिसका साइज अप टू 200 mm हो, तो उसके लिए जो ये आपका क्लियर कवर है वो 25 mm तक भी चल सकता है। कॉलम का साइड में आपने देख लिया, लेकिन जब कॉलम कोई नीचे आता है तो उसमें नीचे होती है फुटिंग, ऐसे फुटिंग होती है, ठीक है ना, इसको भी अभी पढ़ना आपको आरसीसी में, ठीक है, फुटिंग। और फुटिंग में जो ऐसे बनता है ये छड़े वगैरह का जाल, उसका नीचे का कवर ऐसे फुटिंग में कितना होता है, तो फुटिंग का कवर कम से कम 50 mm, कितना, कम से कम 50 mm आपको रखना पड़ेगा, किसका, नीचे इसके फुटिंग का कवर कम से कम 50 mm ये कवर रखना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये फुटिंग या कोई भी आरसीसी मेंबर ऐसी मिट्टी के संपर्क में है जिसमें सॉल्ट ज्यादा है, ठीक है ना, या फिर समुद्री पानी, सी वाटर के अंदर में है, तो जो भी कवर आप दे रहे हैं ना उसको बढ़ा सकते हैं आप, कितना, 15 से लेके 40 mm तक बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर वो 25 mm है तो उसको आप 25 mm और मतलब 15 से 40 के बीच में, जैसा सॉल्टनेस हो उसकी, ज्यादा खराब पानी है ना तो जितना कवर आपको देना था वो तो दिए, एक्स्ट्रा और कर सकते हैं, कितना, 15 से 40 mm, 15 mm जोड़ दीजिए, 20 mm जोड़ दीजिए, 25 mm जोड़ दीजिए, 40 mm जोड़ दीजिए, कुछ भी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, टोटल कवर, जो टोटल कवर है वो कभी भी, टोटल कवर शुड नॉट एक्सीड 75 mm, हमेशा ध्यान रखिएगा, टोटल कवर कभी भी 75 mm को एक्सीड नहीं करना चाहिए। मैंने क्या कहा कि आप कोई भी मेंबर अगर पानी के अंदर है, समुद्री पानी के अंदर या फिर सॉल्टी सॉइल के अंदर, तो आप उसके कवर को 15 से 40 mm बढ़ा, आप 50 वाले को 40 बढ़ा दिए, 90 हो गया, गलत हो गया। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 75 रखना है, टोटल कवर शुड नॉट एक्सीड, मस्ट नॉट एक्सीड 75 mm, इस चीज का विशेष ध्यान रहे। तो दिस इज ऑल अबाउट कवर। कवर के बारे में आपने समझ लिया कि बीम में कवर कैसा होगा, स्लैब में कितना होगा, कॉलम में कितना होगा और फुटिंग में कितना होगा, आप चीजें समझ गए यहाँ पे कि कितना कितना होगा। तो अब आगे देखिए, कवर वाली कहानी यहीं पे खत्म होती है, छोटी छोटी चीजें हैं जो कोड ने बोला, ये सब मैं IS 456 2000 के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, और आगे के कोड में भी कुछ खास बदलाव हुए नहीं है, ठीक है। चलिए कवर हो गया। अब बात करते हैं रेनफोर्समेंट की। रेनफोर्समेंट मतलब दो चीजें, क्वांटिटी की बात की हमने, क्वांटिटी मतलब मात्रा, तो रेनफोर्समेंट देखिए, सबसे पहले हम लोग बीम की बात करते हैं। बीम में मात्रा कितनी होनी चाहिए, एक मात्रा होती है मैक्सिमम और दूसरी होती है मिनिमम। तो मैक्सिमम मात्रा कितनी होती है किसी भी बीम में, 4%, 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 4% है बीम के केस में, मैक्सिमम 4%। और 4% में किसका, 0.04 बी इंटू कैपिटल डी, ध्यान रखिएगा पूरे सेक्शन का 4%, स्मॉल डी यहाँ पर अभी तक आप निकालते होंगे परसेंटेज, तो स्मॉल डी तो वो कैलकुलेट करना था शियर स्ट्रेस वगैरह, लेकिन यहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा कैपिटल डी होगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। 4% मतलब 0.04 ऑफ
बी इंटू कैपिटल डी। और मिनिमम कितना होता है, तो मिनिमम आप जानते हैं 0.85 बी डी अपॉन एफ वाई। ये फॉर्मूला तो मैं आपको वैसे भी बता चुका हूं कि कम से कम इतना रेनफोर्समेंट होना ही चाहिए, एएसटी की मात्रा कम से कम इतनी होनी चाहिए बीम के केस में। ये चीजें मैंने आपको बता दिया है, पहले भी न्यूमेरिकल लगाते समय इसका यूज किया हूं कि चेक फॉर मिनिमम रेनफोर्समेंट। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट यानी इससे कम नहीं होना चाहिए। बीम के केस में ये चीजें समझ में आ गई, बीम में मैक्सिमम इतना, मिनिमम इतना, ये मात्रा की बात कर रहा हूं, अभी छड़ों के बीच की दूरी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। दूसरा बीम हो गया। चलिए अब दूसरा चीज हमने बात कर लिया स्लैब के बारे में, ठीक है। स्लैब में क्या चीजें होती हैं, स्लैब में जो चीजें होती हैं वो क्या है, स्लैब में अगर, अब स्लैब में देखिए मैक्सिमम मिनिमम उसमें भी दोनों होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम का स्लैब में कोई खास कहानी नहीं है कि कितना होगा, मैक्सिमम का कोई खास क्राइटेरिया नहीं है। फिर भी स्लैब में आप लगभग एक चीज जान लीजिए कि स्लैब में 2% से 1.5% से ज्यादा छड़ें कभी नहीं होनी चाहिए। ये कोड का कोई रिकमेंडेशन कोई खास नहीं कहा गया है, लेकिन स्लैब में नियरली मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 to 1.5% मोर देन इनफ हो जाएगा। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये सब तो निश्चित रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन स्लैब में जो मेन क्राइटेरिया है वो किसका है, मिनिमम का। मिनिमम के केस में दो तरह की इसमें होती हैं क्या, छड़ें। अगर आपका ये Fe 415 या फिर 500 हो, या फिर ये मतलब इसको आप कह सकते हैं कि HYSD हो, ठीक है, HYSD हो, तब के केस में 0.12% ऑफ BD, किसका, BD। और इस केस में जो होगा, जबकि ये माइल्ड स्टील हो, इस केस में जो होगा वो 0.15% ऑफ BD होगा, ठीक है। ये चीजों का विशेष ध्यान रहे आपको कि इस तरीके से लिया जाएगा स्लैब के केस में। तो स्लैब में आपको समझ में आ गया कि मिनिमम इतना रेनफोर्समेंट होना चाहिए। इस केस में 0.12%, इस केस में 0.15% स्लैब में। अच्छा, तीसरा चीज अब क्या ले लें हम लोग, कॉलम, ठीक है ना। कॉलम ले लेते हैं। कॉलम में कितना होना चाहिए, तो इसमें भी देखिए, इसमें होगा मैक्सिमम 6% और मिनिमम 0.8%, 0.8%। लेट मी चेक दिस वन मोर टाइम। हाँ, आई होप ये चीजें सही है। 0.8% से कम नहीं होना चाहिए और 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी अब आगे देखिए, ये बीम हो गया, स्लैब हो गया, कॉलम हो गया, ठीक है। अब एक चीज बताइए यहाँ पे, और कोई स्ट्रक्चर ऐसा जिसमें मिनिमम मैक्सिमम, बहुत सारे हैं, अब ओवरहेड टैंक है, रिटेनिंग वाला स्टेयरकेस है, लेकिन उनमें हमने बात, मैंने कहा ना, बस उतनी ही बात करेंगे जितनी आपको जरूरत हो। तो कॉलम में भी मैक्सिमम मिनिमम का क्राइटेरिया समझ गया, स्लैब में भी समझ गया, बीम में समझ गया। अब बात करते हैं इन रेनफोर्समेंट के बीच स्पेसिंग का, ठीक है। अब स्पेसिंग क्या है उनको भी जरा समझ लीजिए, ठीक है, सबके बारे में इसी तरीके से सबके बारे में आप समझ लीजिएगा, ठीक है। क्या है अब स्पेसिंग में देखिए, अगर कोई बीम इस तरीके से है, ऐसे बीम है आपकी यहाँ पे, और बीम में मान लीजिए मेन बार ऐसे लगी हुई है, ठीक है, ये मेन बार हो गई, ठीक है। मेन बार का, जैसे अभी हमने स्पेसिंग में केवल बात किया बीम का, ठीक है, बीम में मेन बार की स्पेसिंग के बारे में क्या ख्याल है, मेन बार, ठीक है। मेन बार में जो स्पेसिंग होती है, ये वाली स्पेसिंग वो बहुत कम नहीं होनी चाहिए। बहुत कम का मतलब क्या होना चाहिए, ये बहुत कम का मतलब क्या होना चाहिए कि इसके बारे में मिनिमम कितना लिया जाएगा, ये तो लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, या तो 5 के बराबर, या फिर एग्रीगेट का एवरेज साइज, अगर एवरेज साइज ऑफ एग्रीगेट को एवीजी हम कह रहे हैं, तो उसको हमने लिखा एवीजी अब प्लस 5 mm, ठीक है ना। मतलब इसका समझिएगा, दोनों में जो ज्यादा हो, ग्रेटर। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर मान लीजिए छड़ इसमें यूज हुई है 32 mm की, 32 mm फाई की छड़ यूज हुई है, ठीक है, और जो एग्रीगेट यानी गिट्टी यूज की गई है, वो गिट्टी इसमें मान लीजिए 20 mm की यूज की गई है। समझ गए बात को,
20 mm की गिट्टी यूज की गई है, तो यहाँ पर निकालेंगे तो फाई आएगा 32 और एवरेज साइज प्लस 5 यानी 20 mm की गिट्टी और प्लस 5 यानी 25। तो बताइए इनके बीच की दूरी कम से कम कितनी होगी, तो कहेंगे 32 mm। समझ गए कि मेन बार की स्पेसिंग कम से कम मतलब मिनिमम इनकी जो स्पेसिंग होगी वो 32 mm ली जाएगी। अगर यहीं पे छड़ 16 mm की यूज होती तब के केस में यहाँ 16 होता, यहाँ 25 होता, तब कौन सा लिया जाता, 25 लिया जाता। तो समझ में आ गया बीम का मेन बार का भी बताया स्पेसिंग। इसी तरीके से बीम में दूसरी बार कौन सी होती है, दूसरी होती है एंकर बार के अलावा स्टीरअप होता है। स्टीरअप की स्पेसिंग जो होती है ना, स्टीरअप की स्पेसिंग यानी स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप, यहां पर ध्यान रखिएगा स्टीरअप्स तो कितना होता है, तो इसका मैंने क्राइटेरिया न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कई बार लगाया है। 300 mm, याद है ना, याद करिए जरा 300 mm, 0.75 d। अच्छा एक चीज हमेशा प्रयास रखिएगा, ज्यादा कम वाला बड़ा लोचा करता है कि इनमें से जो सबसे ज्यादा हो, इनमें से जो सब, जैसे अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे जब उसका इफेक्टिव लेंथ निकालने का, तब हम लोगों ने इफेक्टिव लेंथ में जो सबसे कम आया था वो लिया था। अब इसमें जो ज्यादा आ रहा है, स्पेसिंग हमेशा जो रहती है कोई भी चीज अगर आप मिनिमम रखना चाहते हैं कि मिनिमम इससे कम नहीं, तो मिनिमम में क्या होता है, अरे भाई दो चीजें हैं, तो जो अधिक होगी, अगर मान लीजिए हम यहां पर कह दें इनमें से हमको 32 की जगह 25 ले लेते, तो मिनिमम है ना, जब 32 से मिनिमम 32 मिनिमम है तो क्या 25 सही होता, लेकिन अगर मिनिमम 32 कर दें हम तो ठीक है, 25 वाले से कम नहीं होना चाहिए, तो 25 से ज्यादा 32 है और 32 तो 32 सही है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा मिनिमम का मतलब होता है दोनों में जो ज्यादा होगा वो मिनिमम होगा। ये बात को समझने में थोड़ा आपको टाइम जरूर लगेगा, लेकिन इस पर अगर ध्यान दे दिए तो आरसीसी की आधी कोडल प्रोविजन की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। मैंने क्या कहा, जब भी मिनिमम का बात करें तो कई डेटा हो तो जो ज्यादा हो वो लीजिएगा। कहेंगे सर आप तो बड़ा उल्टा बोल रहे हैं, मिनिमम में ज्यादा, ठीक है मिनिमम में मान लीजिए अगर एक 50 है, एक 40 है, एक 30 है, हम कहेंगे कि मिनिमम कौन सा होगा, तो हमने कहा कि वैल्यू तो ये ज्यादा दिख रही है, लेकिन इनमें जो कोई चीज मिनिमम रखनी है तो सब में से 50 से कम नहीं होनी चाहिए। सपोज करिए कोई चीज है जो 50 से भी कम नहीं हो सकती, 40 से भी कम नहीं हो सकती, 30 से भी कम नहीं हो सकती, तो वो चीज क्या हो सकती है, तो वो चीज 50 हो सकती है। क्यों, 50 से कम भी नहीं है, 40 से भी कम नहीं है, 30 से भी कम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम 30 ले लेते हैं तो देखिए 50 से कम हो गए। तो जब भी कोई चीज ऐसी हो जो इन तीनों में से किसी से भी कम ना हो, मतलब मिनिमम क्वांटिटी इनमें से किसी से कम ना हो, तो आपके पास चारा क्या बचता है, 50 लेना, क्योंकि 50 ही वो है जो इनमें से किसी से भी कम नहीं है। इस चीज को समझेंगे, उल्टा महसूस होता है, लेकिन आप इस चीज को समझ लीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिए। स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप में 300 स्टीरअप क्या होता है मालूम है ना, जो रिंग लगी हुई है 0.75d या फिर एस मैक्स क्या होता है 0.87 fy इंटू डी इंटू 0.4 इंटू बी। याद है ना ये फॉर्मूला, ASB 0.87 fy ASB अपॉन 0.4b, ये होता है एस मैक्स का फॉर्मूला। तीनों में जो सबसे कम हो उससे ज्यादा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब स्पेसिंग जो होगी मैक्सिमम स्पेसिंग लीस्ट ऑफ, अब देखिए लीस्ट ऑफ एबव। अब इसमें भी देखिए उल्टा लगेगा, मान लीजिए एक 300 आया, एक 250 आया, एक आया इसमें से 200, आपको कहूं कि इसमें से मैक्सिमम कौन हो सकता है, ठीक है, तो आप कहेंगे सर यहाँ फिर मैं कहूंगा कि 200, क्यों, मैं कहूंगा कि कोई चीज है जो सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, ठीक है ना, या इससे ज्यादा आप चीजों को नहीं रख सकते हैं, मतलब मैक्सिमम मतलब कोई चीज मैक्सिमम इतनी हो सकती है, मतलब मैक्सिमम 500 हो सकती है, मतलब वो 500 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो मैं कहूं कोई चीज ऐसी बताइए जो मैक्सिमम इतना ही हो, तो मैं अगर कहूं 300, तो वो तो 200 तक होना चाहिए था मैक्सिमम, उससे ज्यादा हो गया ना। अगर हम यहाँ पे 200 को ले सकते हैं तो 200 को देखिए, 200 इससे भी ज्यादा नहीं है, इससे भी ज्यादा नहीं है और इससे भी ज्यादा नहीं है, तो फिर उल्टा हुआ। जब मैक्सिमम की बात आए तो कई डेटा हो उनमें से मिनिमम लेना पड़ता है, जब मिनिमम की बात आए तो कई डेटा हो उनमें से मैक्सिमम लेना पड़ता है। उल्टा लगता है, सीधा है, आपके समझने का फेर होता है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई कि आपको स्पेसिंग बीम में, और बीम में केवल यही दोनों चीजें नहीं होती हैं, आपने देखा कि इनके बीच की दूरी और स्टीरअप के बीच की दूरी। कई बार ऐसा होता है कि छड़ें, देखिए ध्यान से,
छड़ें कई बार ना, मान लीजिए आपने छड़ें लगाई और आ गई इसी छोटे से बीम में कि मेन बार 8 लगेंगी, और 8 मेन बार आप लाइन से लगाएंगे ना तो काफी नजदीक नजदीक हो जाएंगी, जबकि क्राइटेरिया पहले से सेट है कि 32 mm से नजदीक तो आप कर नहीं सकते थे, और बीम काफी छोटी है, 8 छड़ें लगाएंगे ना तो बीम उसको झेल नहीं पाएगी। तो इस केस में छड़ें जो आप लगा रहे हैं वो 4 ही लगाइए। कहेंगे सर 4 से कैसे काम होगा, तो आप 8 लगा दीजिए लेकिन 4 ऊपर लगा दीजिए। आप कहेंगे सर जब 4 लगाए हैं तो बताइए कि अब इसका इफेक्टिव डेप्थ कहां तक हम लेंगे। तो इफेक्टिव डेप्थ हमेशा देखिए, जो ये टेंशन जोन पूरा बना ना, ये पूरा जोन, इस टेंशन जोन के सेंटर तक की गहराई होगी, मतलब ये यहां तक की गहराई होगी इफेक्टिव डेप्थ। समझ रहे हैं चीजों को। अगर 2 लेयर में आप छड़ें लगाए हैं तो हमेशा उनके बीच में जो एरिया, 3 लेयर में होता तो जो सेंटर, अच्छा मान लीजिए यहीं पर 3 लेयर होती छड़ों की, 3 लेयर, तब तो ये यहीं तक, देखिए इन पूरे का सेंटर कहां होगा, इसके सेंटर पे। 3 के केस में पूरे का सेंटर यहीं इन्हीं के सेंटर पे होगा, तो डी आपका यहां तक आ जाता, ठीक है। और अगर 2 लेयर में होती तो डी यहां तक आता। चीजों को समझ पा रहे हैं। तो डी इसका घटता बढ़ता है। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, जो अगर मान लीजिए यहीं पर हमने एक और छड़ लगा दी, ऐसे 3 छड़ ऊपर लगा दी, 4 नीचे, तो इनको आपस में कंक्रीट तो डाली नहीं गई, तो इनके बीच में कुछ तो ऐसे लगाना पड़ेगा जो इनको मेंटेन करे, इनके बीच की दूरी। तो इनके बीच में एक छड़ का टुकड़ा ऐसे लगाते हैं, ऐसे लंबाई की दिशा में देखेंगे तो एक ऐसे पड़ा रहेगा, ऐसे ऐसे, मतलब लंबाई में छड़ें ऐसे गई हैं 4, 4 के ऊपर छड़ें लगा के फिर 4 और ऐसे लगाई जाएंगी। तो इनके बीच में जो छड़ लगाई जाती है ऐसे, जो इनके बीच में स्पेस बनाए रखती है, इस छड़ को जो इसके बीच में लगाई गई है उनको स्पेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेसर। और स्पेसर का डाया कम से कम मेन बार के डाया के बराबर होना चाहिए। मतलब इन दोनों छड़ों के बीच में एक छड़ लगाई जाती है जो इनके बीच में गैप मेंटेन करें, उस छड़ को हम लोग स्पेसर कहते हैं। और स्पेसर का डाया कम से कम मेन बार के डाया के बराबर होना चाहिए। तो समझ गए छड़ों में, बीम में, कि अभी बीम में पूरी छड़ें नहीं हुई है, बीम में अभी ये सब चीजें आप देखे नहीं, आपके सिलेबस में आएगा भी नहीं, लेकिन आप जानते रहिए कब कहां जरूरत पड़ जाए, ठीक है। अब आगे देखिएगा, बीम में कई बार ऐसा होता है कि चलिए आपने ये सब तो आपने देख लिया, अभी तक हम लोग केवल स्पेसिंग की बात कर रहे थे। अब एक चीज देखिएगा यहाँ पे, अगर कोई बीम ऐसी है, ठीक है, और बीम मान लीजिए आपने कुछ छड़ें यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे कुछ छड़ें यहाँ लगा दी, आपने इनके साथ स्टीरअप ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, स्टीरअप, और ये काफी गहरी बीम है, मतलब इसका जो डी है, डी ग्रेटर है 750 mm से। कितना है? 750 mm से क्या है? ग्रेटर है। तो जब भी बीम की गहराई बहुत ज्यादा हो जाए ना, तो ये देखिए साइड से लचक खाने लगता है, मतलब ये साइड से हिल डुल सकता है, लैटरली इसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। तो इसके लिए बीच बीच में कुछ बाइंडर बार्स लगाई जाती हैं, बाइंडर बार्स, जिनको हम लोग कहते हैं फेस बार, ठीक है ना, फेस बार। और फेस बार को हम लोग कहते हैं बल्कि साइड रेनफोर्समेंट, साइड रेनफोर्समेंट या फिर फेस बार इनको कहते हैं। इनके बारे में खास बातें क्या है? साइड रेनफोर्समेंट जो होता है ये कम से कम एट लीस्ट 0.1% होना चाहिए, 0.1% होना चाहिए इनका जो क्वांटिटी है पूरा। और इनके बीच की जो दूरी होती है ना, ये दूरी, एक से दूसरे छड़ के बीच की दूरी, ये दूरी जो होती है वो 300 mm, या फिर बीम की चौड़ाई, बीम की चौड़ाई बी, दोनों में जो कम हो उससे ज्यादा दूर नहीं होने चाहिए। मतलब अगर ये दूरी, चलिए बीम की चौड़ाई यहां से यहां तक कितनी है? 250 mm, तो इनके बीच की दूरी कितनी रखी जाएगी? 300 या 250 में जो कम हो, यानी 250 रखी जाएगी। तो साइड रेनफोर्समेंट क्या हो गया, समझ गए? ये कब दिया जाता है साइड रेनफोर्समेंट? व्हेन डेप्थ ऑफ द बीम एक्सीडेड 750 mm, जब बीम की गहराई 750 mm से बढ़ जाती है, तब आपको क्या करना पड़ता है? साइड रेनफोर्समेंट देना पड़ता है। तो समझ गए होंगे कि साइड रेनफोर्समेंट क्या है, वो कितना दिया जाता है, उनके बीच की दूरी 300 mm या बीच दोनों में से जो कम हो वो ली जाती है, उससे दोनों में से जो कम हो वो ली जाती है। तो ये हो गया साइड रेनफोर्समेंट के बारे में। अब ये चीजें आपने समझ लिया, सारा चीज आपने समझ लिया। कॉलम के बारे में कुछ चीजें और हैं जो मैं कॉलम पढ़ाते समय आपको बता दूंगा उसी समय। जैसे कॉलम में कम से कम कितनी छड़ें होती हैं? तो देखिए कॉलम में अगर कोई भी ऐसा कॉलम है, चौकोर, आयताकार हो चाहे वर्गाकार हो, तो हर कोने पर एक छड़। अगर इसी तरीके से इस टाइप से कॉलम है, तो हर कोने पर
कम से कम 1 छड़, और अगर सर्कुलर है तो कम से कम 6 छड़, सर्कुलर है तो कम से कम 6 छड़। कॉलम के केस में नंबर ऑफ बार जो होती हैं वो या तो हर कोने पर एक होंगी, या तो सर्कुलर में तो कोना है ही नहीं है तो उसमें कम से कम 6 छड़ें होंगी। समझ में आ गई बात? कॉलम के बारे में ये छोटी सी बात थी, और भी बातें हैं कॉलम जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि स्पेसिंग कैसे रखना है। अब लास्ट बात करते हैं रेनफोर्समेंट के साइज की। साइज मतलब कि छड़ों का साइज, साइज मतलब देखिए कैसे, बीम में कोई भी छड़ आप यूज कर सकते हैं 8 mm से लेकर के 50 mm तक की। 6 mm का भी यूज करते थे, अब लगभग बंद हो गया। 6 mm में केवल प्लेन बार बनती है। 8 से 50 mm की साइज का कोई भी छड़ यूज करिए। किसमें? मेन बार के रूप में, बीम में। बीम में मेन बार ऑफ बीम, ठीक है ना, बीम में ये। और अगर आप स्लैब में यूज कर रहे हैं, स्लैब में, तो स्लैब का फाई जो होना चाहिए ना वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसके? जो मेंबर की थिकनेस है, थिकनेस ऑफ मेंबर मतलब उसकी d/8 से, ठीक है ना। मेन बार का जो डाया होता है या गिट्टी की साइज भी इसी को कहते हैं, ये सॉरी ये 5 d/8 नहीं है, गिट्टी की साइज होती है, इसको आप छोड़ दीजिए। स्लैब में जो डाया यूज करिए आप, उसमें भी आप 8 mm से लेकर के आप ज्यादा से ज्यादा 20 mm तक का छड़ यूज करिए, उससे ज्यादा, क्योंकि उससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। अब एक चीज और जान लीजिए यहाँ पे, स्पेसिंग के केस में मैंने सॉरी अभी साइड में स्पेसिंग स्लैब का बचा हुआ था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक चीज मेरे से छूट गई है यहाँ पे। साइज आपने बीम का तो स्पेसिंग देख लिया, स्लैब का स्पेसिंग, कॉलम का भी दिखा दिए थे हम। अब देखिए स्लैब का थोड़ा सा साइज के बारे में भी बात कर लेंगे 1 मिनट में। हमेशा ध्यान रखिएगा, स्लैब में देखिए एक स्लैब ऐसे होती है जिसको हम लोग कहते हैं वन वे मतलब जिसकी लंबाई ज्यादा हो। अब क्या लंबाई चौड़ाई भी समझाएंगे, चिंता मत करिए। और एक होती है टू वे का मतलब लगभग बराबर हो, ठीक है ना। अभी तो सरल में लगभग बराबर और ये सब बातें समझेंगे। तो स्लैब में देखिए जो छोटे स्पैन पर छड़ होती है ना, ये सब कहलाती हैं मेन बार। और मेन बार में जो होता है दूरी जो होती है ये 3D या फिर 300 mm में जो कम हो वो दूरी रखी जाती है। 3D मतलब, D मतलब स्लैब की इफेक्टिव डेप्थ है, और 300 mm तो आप जानते हैं। इनमें से जो कम हो वो स्पेसिंग ली जाती है मेन बार की। और जो ऊपर छड़ें बिछाई गई हैं, ये वाली छड़ें ऊपर वाली, अच्छा टू वे जो स्पैन होता है उसमें दोनों मेन बार होती हैं, और इसमें छोटा वाला मेन बार होता है और बड़ा वाला टेम्परेचर और डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है। ये दोनों क्या होती है बाद में बताएंगे। तो टेम्परेचर और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होता है उनके बीच की दूरी 5D या फिर 450 mm, दोनों में जो कम हो वो लिया जाएगा, ठीक है ना, लीस्ट वन। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर स्लैब है तो एक होगा वन वे और एक होगा टू वे। तो वन वे में मेन बार के बीच की दूरी 3D या 300 mm, और इसमें 5D या 450 mm में से जो कम हो वो टू वे स्लैब में जो स्पेसिंग होगी दोनों ही केस में, क्योंकि दोनों मोन है, तो इसमें से 3D या 300 mm जो भी कम हो वो ले लिया जाएगा। ये स्लैब क्या, और स्लैब में मिनिमम बताए थे HYSD में 0.12%, अदरवाइज कितना लेंगे हम लोग, समझ में आ गई होगी चीज ना। तो स्लैब की स्पेसिंग की ये कहानी खत्म हो गई। अब हम लोग साइज ऑफ रेनफोर्समेंट की बात कर रहे थे, मुद्दे पर आते हैं। तो आपने बीम में देख लिया कि इस टाइप से साइज यूज करेंगे। अब दूसरी चीज आती है, मेन जो क्वेश्चन बार बार पूछता भी है जेई में भी और आपको भी, कि कॉलम में मेन बार, कॉलम में मेन बार जो होती है, मेन बार शुड नेवर बी लेस देन 12 mm, मतलब 12 mm से कम नहीं होनी चाहिए मेन बार की इसमें साइज। मेन बार कॉलम में 12 mm से कम कभी नहीं होना चाहिए। आई होप चीजें आपको इसमें क्लियर समझ में आ गई होंगी, कौन सी चीज हम कहाँ पे रख देते हैं डिजाइन में, आप कंफ्यूज होते हैं। तो अगर ये लेक्चर आप देख लेते हैं तो चाहे WSM पढ़ें चाहे LSM पढ़ें, दोनों में ये पूरा लेक्चर आपका काम करेगा। इफेक्टिव स्पैन भी कवर जब रखेंगे तब भी ध्यान रखिएगा इसी चीज का। आप जब साइज वगैरह, अब इस लेक्चर को जो नहीं देखा है वो बार बार हर परेशान होगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखिएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतजार करती है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।